गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 11 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम बड़े वीडियोस नहीं बना पा रहे थे, इसलिए ज़्यादा पार्ट हम कवर नहीं कर पा रहे थे। आज से हम कुछ बड़े वीडियोस भी अपलोड कर पाएंगे। वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत, इस पार्ट की शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स से। ठीक है, आइए तो देखते हैं इसको। तो जिस तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में स्पेशली हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को समझा था, हम बात करते हैं कि जो हमारे हायर प्लांट्स होते हैं, स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे एंजियोस्पर्म्स की, ट्रैकोफाइट्स की, जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। उन प्लांट्स के बारे में हम स्पेशली बात कर रहे हैं। हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इनमें ट्रांसपोर्ट होता है ये देखेंगे हम। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट डज टू जॉब्स, है ना, दो फंक्शन प्ले करता है ये। वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मटेरियल क्या चाहिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि स्पेशली जैसे हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए। CO2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई जाइलम फ्लोएम की आवश्यकता नहीं होती है, प्लांट स्टोमेटा के थ्रू डायरेक्टली ले लेता है। ठीक है, दूसरा उसको लाइट चाहिए, लाइट डायरेक्टली प्लांट को मिल जाएगी। ठीक है, लीफ को डायरेक्टली लाइट मिल जाएगी सन से। तीसरी बात, उसको चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप जानते हैं कि क्लोरोफिल लीफ के अंदर पहले से अवेलेबल होता है। तो ख़ास बात यहाँ हुई H2O की, वाटर की। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसके साथ वाटर के अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं, दे आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम्स कहते हैं। उन जाइलम्स के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आप जानते होंगे कि जाइलम से जैसे प्लांट को ये वाटर कहाँ से अवेलेबल होगा? प्लांट को ये वाटर सॉइल से अवेलेबल होगा। तो सॉइल से अवेलेबल होने से इसका जो डायरेक्शन होगा, ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन होगा, वो जैसे सॉइल से रूट हेयर है ना, रूट हेयर से रूट से स्टेम से ब्रांचेस ऑफ प्लांट। ठीक है, ब्रांच टू लीफ। ठीक है, और लीफ में जाने के बाद में ये लीफ के स्टोमेटा से लगातार इवेपोरेट भी होता रहता है। ठीक है, यूज़ भी होता है लीफ में एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये इवेपोरेशन भी होता रहता है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन। ठीक है, और ये पूरा के पूरा जो कैरी करके इस वाटर मॉलिक्यूल को रूट हेयर से लगाकर, या यूँ कहें कि रूट से लगाकर स्टेम से ब्रांच से लीफ तक लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है, रूट टू लीव लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको बताया कि रूट टू स्टेम टू ब्रांचेस टू लीफ। ठीक है, लीव्स तक ये लगातार इस तरीके से असेंडिंग डायरेक्शन में आता रहेगा। हमेशा वन वे डायरेक्शन में ही चलता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द प्लांट, है ना, यानी कि रूट से लगाकर लीफ तक लगातार अपर डायरेक्शन में ही जाइलम इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। द अदर इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा तो उसके बाद फ्लोएम इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर जो दूसरा ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है या टिश्यू है प्लांट में, पहला तो हम जाइलम के बारे में बात कर चुके थे जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा यहाँ है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है, अब जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर जो होता है लीफ में, वो फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी फूड बनता है उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि ये मान लिया जाए कि इस जगह लीफ है, इसमें फूड का प्रोडक्शन हुआ है। तो अब इस लीफ से इस फूड मटेरियल को प्लांट के अपर पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और लोअर पार्ट में रूट तक भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्लोएम का जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है
वो जाइलम से अलग है। जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ, रूट से स्टेम की तरफ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो लीफ में फूड सिंथेसाइज होने के बाद में उसको स्टेम के अपर पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट करता है और नीचे वाले पार्ट में भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरीके का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होता है, जबकि जाइलम में सिर्फ असेंडिंग डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो शुगर फ्रॉम लीव टू रूट एंड फ्रूट्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये सभी पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो चीज़ें खास आपने समझी यहाँ पर कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टिश्यूज़ के थ्रू होता है, और वो दोनों टिश्यूज़ कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, वहीं पर जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल, जो लीफ में जो फूड सिंथेसाइज होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो जाइलम का जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है और फ्लोएम का जो वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनमें भी डिफरेंस है। ठीक है, जाइलम हमेशा बॉटम टू अपर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीफ से जिस लीफ में वो फूड सिंथेसाइज हुआ है उसके अपर पार्ट में स्टेम के थ्रू ले जाएगा और नीचे रूट तक भी पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम के थ्रू हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू होता है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट जो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उन सबको। ठीक है, और साथ में जो जाइलम का दूसरा फंक्शन है वो है मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, जाइलम जनरली क्या होता है कि डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू होता है, ये वुड का फॉर्मेशन करता है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और इसकी जो लिग्निफाइड वॉल्स होती है, लिग्निफाइड वॉल का मतलब सीधी सी बात आप डेड वॉल्स जो होती है काफ़ी हार्ड होती है और उसी कारण वुड का फॉर्मेशन होता है, और वुड के बनने से ही ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, इसी तरीके से हम फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू माना जाता है। ठीक है, और ये जो फूड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड तो हम थोड़ा सा को करेक्ट कर लीजिए। जो मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये कि जो सिंथेसाइज्ड हो गया है, जो लीफ में सिंथेसाइज हो गया है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जनरली वो सुक्रोज होता है। ठीक है, सुक्रोज का मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यानी कि एक डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, और ये जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है जिसका नाम है सुक्रोज। ठीक है, तो जनरली प्लांट में ये सुक्रोज फूड मटेरियल सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, हालांकि हम आगे और डिस्कस करने वाले हैं, तो ये खास तौर से जो सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होते हैं दे आर स्पेशली दे आर प्रेजेंट, वी कैन से दे आर द पार्ट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के ही पार्ट है। फ्लोएम 4 तरीके की चीज़ों से बनता है, सेम जो जाइलम होता है वो भी 4 तरीके से बनता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जो फूड मटेरियल को, वो सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल आपस में मिलकर काम करती है। और उसी तरीके से जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वो ट्रैकिड्स और वेजल्स काम करते हैं। कौन कौन से, ट्रैकिड्स और वेजल्स, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक रे डायग्राम बना लीजिएगा और इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। व्हाई दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू? Whenever a tissue is consist by more than one type of cells, then such kind of tissue is called as complex tissue, है ना। एक्चुअली टिश्यू क्या होता है कि टिश्यू जब भी हम डिफाइन करते हैं तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल एंड इन विच सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। अगर एक ग्रुप ऑफ सेल है और उस ग्रुप में जितने भी सेल है वो सब स्ट्रक्चरली यानी कि उनका सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा हो तो हम उस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, ये एक बेसिक टिश्यू की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि आप जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, ये 4 तरीके की अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स कह लीजिए या सेल कह लीजिए, उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, और इन चारों के फंक्शन भी अलग अलग है।
तो स्ट्रक्चर भाई 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शन इज आल्सो डिफरेंट। ये ट्रैकिड्स और वेजल्स जो होते हैं ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए जो होते हैं वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जाइलम फाइबर जो होते हैं ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। जाइलम पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करने का काम करती है। तो अलग अलग फंक्शन हो गए चारों एलिमेंट्स के, दैट्स वाई दिस इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। As similar, phloem is also a complex tissue because of it is consist by these 4 elements, sieve tubes यानी कि sieve elements, ठीक है। फिर कंपेनियन सेल्स, ये दोनों सेल्स आपस में कोरिलेट करती हुई फूड मटेरियल को यानी कि सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फ्लोएम पेरेनकाइमा जो होती है वो फूड को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। और इस तरीके से जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड देयर फंक्शन इज आल्सो डिफरेंट। तो दैट्स वाई दिस जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू में गिना जाता है। तो अब हम जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देख लेते हैं। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए पहला डिफरेंस हम देखें यहाँ पर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स और यहाँ पर लिविंग सेल्स, ठीक है। जो हमने बात करी थी जाइलम के जो सेल्स के बारे में, ट्रैकिड्स, वेजल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा। तो जाइलम पेरेनकाइमा यहाँ पर लिविंग है। क्या लिविंग है? जाइलम पेरेनकाइमा लिविंग है। और जो ट्रैकिड्स है, वेजल्स हैं और जाइलम फाइबर है, ये तीनों डेड होते हैं। ये 3 डेड होते हैं, 3 एलिमेंट डेड होते हैं और एक एलिमेंट जो होता है लिविंग होता है। तो ओवरऑल इसको डेड मान लिया गया है, ठीक है। उसी तरीके से फ्लोएम के लिए लिविंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। तो यहाँ पर आउट ऑफ 4 3 लिविंग है, तो इसलिए इसको लिविंग मान लिया, इसको डेड मान सकते हैं आप, ठीक है। सेल आर मेड ऑफ थिक सेल वॉल, काफ़ी थिक सेल वॉल होती है, इसीलिए यहाँ पर जो सेल और सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस, वो कट जाते हैं और जनरली सेल डेड हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। सेल डजंट हैव थिक सेल वॉल नहीं है, थिन सेल वॉल होती है। फिर अगला थर्ड पॉइंट देखें हम, तो फाउंड इन वुड, ये वुड में होती है। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि चूँकि ये डेड स्ट्रक्चर होता है, तो जितना भी डेड स्ट्रक्चर प्लांट के पास में है वो वुड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाइलम जो होता है वो वुड बनाने में प्लांट को हेल्प करता है। और यहाँ हम बात करें तो ये बार्क में होता है। ये सुपरफिशियल यानी कि जो स्टेम का जो स्टेम या रूट के बारे में हम बात करें तो उसका जो सेंट्रल सॉलिड पार्ट जो होता है वो जाइलम का होता है, और उस सॉलिड पार्ट के जो बाहर वाला पार्ट होता है वो फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम बार्क में मिलेगा आपको, उसके छाल की साइड में मिलेगा। बाकी सेंटर वाले पार्ट में आपको वुड जाइलम मिलेगा, ठीक है। कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स हम पहले ही बात कर चुके थे। और ये फूड मटेरियल को, शुगर सेप को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हम बात करें ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स अप द स्टेम कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू जिस तरीके से स्ट्रॉ में पानी को हम सक करते हैं उसी तरीके से ये पानी ट्रांसपोर्ट होता है। आप कहेंगे कि सक यहाँ पर कैसे, सकिंग की प्रोसेस कैसे हो रही है? तो मैंने आपको कहा था कि जो लीफ है ना, लीफ के स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लगातार ट्रांसपीरेशन होता है। तो जब टर्मिनल वाटर मॉलिक्यूल जो लीफ से पानी उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ से एक नया वाटर मॉलिक्यूल सक हो जाएगा सॉइल के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर की जो चेन होती है वो रूट हेयर टू स्टेम टू ब्रांचेस टू लीफ टू स्टोमेटा, इस तरीके से उसकी एक चेन बनी होती है। और स्टोमेटा से जब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो अब रूट हेयर के थ्रू एक नया वाटर मॉलिक्यूल इन कर लिया जाता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सकिंग की प्रोसेस के थ्रू एक तरीके से जो है वो कैपिलरी एक्शन बनता है और उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल लगातार सॉइल से लीव सरफेस तक आते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट मटेरियल अप एंड डाउन, फ्लोएम जो है वो अप और डाउन दोनों करता है। जिस तरीके से एलिवेटर या लिफ्ट में आप बैठे होंगे, लिफ्ट अपर डायरेक्शन में भी जाती है और लोअर डायरेक्शन में भी आती है। तो सिमिलर तरीके से हेल्प सपोर्ट द सिस्टम जाइलम के लिए लिखा हुआ है क्योंकि वो वुड का फॉर्मेशन करता है, और वुड जो होता है वो स्टेम को स्ट्रेंथ देता है और उसको इरेक्ट सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। तो ये स्टेम को इस तरीके से हेल्प करता है, उसको वुड बनाकर उसको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के ये उसको हेल्प करता है। लेकिन फ्लोएम ऐसा नहीं करता है। फ्लोएम
जो होता है उसमें ऐसा डेड टिश्यूज बहुत कम होते हैं और एक्सेप्ट फाइबर, तो वो स्ट्रेंथन नहीं कर पाता स्टेम को, ठीक है। तो these are the we can say various differences between xylem and phloem and is very important। आप इस जब इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ लेंगे तो आपको जाइलम के फंक्शंस भी समझ में आ जाएंगे, फ्लोएम के फंक्शन भी समझ में आ जाएंगे, जाइलम किस तरीके से काम करता है, फ्लोएम किस तरीके से काम करता है, काफ़ी कुछ चीज़ें यहीं से आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से याद करना है, और बहुत सी बार CBSE में ये क्वेश्चन आया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो लॉन्ग ट्रीज़ होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जैसे कई ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो 40-50 फीट लंबे भी होते हैं, 60-70 फीट भी होते हैं। यूकेलिप्टस को हम देख लें तो वही लगभग आपको 100 फीट के आसपास के भी यूकेलिप्टस के ट्रीज़ मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे जो बड़े ट्रीज़ होते हैं इनमें वाटर का ट्रांसलोकेशन किस तरीके से होता है, यानी कि रूट से उस सबसे ऊपर वाली लीफ तक प्लांट के वाटर कैसे जाता होगा, ठीक है। तो उसके लिए 3 फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप, है ना, इसको वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप, है ना। देयर आर 3 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेप इन प्लांट्स। सो कौन कौन से 3 फैक्टर है? एक है कोहेजन, दूसरा है एडेशन और तीसरा है ट्रांसपीरेशन। यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा ट्रांसपीरेशन। अब कोहेजन क्या है? कोहेजन क्या होता है कि जब किसी स्टेम में वाटर मॉलिक्यूल्स की चेन बनती है, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये 2 वाइट है, मतलब 2 H है, और ये एक रेड वाला H2O है ना, ये ऑक्सीजन है। और फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल देखिए ऊपर वाला, जिसमें भी H2O है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये HOH, आप किस तरीके से आप देखें, ये H और ये दूसरा O और ये तीसरा H, ठीक है, HOH। फिर दूसरा क्या हुआ कि अब नेक्स्ट, सॉरी इसको मुझे नीचे बनाना चाहिए था, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं यहाँ से और ये यहाँ HOH कर देते हैं, सॉरी, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब अगला वाटर मॉलिक्यूल आया तो क्या हुआ, HO और उसका H यहाँ पर आ गया, ये H यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये पहले वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में भी एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है कि जो ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल होता है वो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को इस बॉन्ड के थ्रू पुल करने की कोशिश करता है, और जब वो पुल करता है तो एक फोर्स डेवलप होता है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स या कोहेजन, ठीक है। तो इस तरीके से हर वाटर मॉलिक्यूल अपने नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल को पुल करने की कोशिश करेगा, और उस पर्टिकुलर फोर्स को हम क्या कहेंगे, कोहेजन फोर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है H2O स्टिक टू अदर H2O मॉलिक्यूल्स वाया H बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पर समझ ली, क्या कि हर वाटर मॉलिक्यूल जब जो जाइलम सिलेंडर होता है, उस जाइलम सिलेंडर में एक वाटर मॉलिक्यूल अपने नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पुल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स तो हमने समझ लिया, और दूसरा फोर्स क्या है? दूसरा फोर्स जो है वो है एडहेसिव फोर्स। अब क्या हुआ कि ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जाइलम सिलेंडर है, ठीक है, ये जाइलम सिलेंडर है। इस जाइलम सिलेंडर में ये पहला वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल, और हर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आप देखिए उसके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये H बॉन्ड है, जिसके कारण कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब एडहेसिव फोर्स कैसे लगेगा कि हर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो अपने पास में जो जाइलम है, जिस सिलेंडर के अंदर जा रहा है, तो जाइलम की वॉल के साथ में भी एक उसकी एक फोर्स क्रिएट करता है, उसके साथ भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो एडहेसिव फोर्स के थ्रू
अपने आप को जाइलम के साथ अटैच करता है। ठीक है, तो एडेशन में क्या लिखा, वाटर स्टिक टू नॉन वाटर मॉलिक्यूल्स वाया एच बॉन्ड। ठीक है, नॉन वाटर मॉलिक्यूल कौन है यहाँ पर जाइलम है। ठीक है, और उस फोर्स को हम कहेंगे एडेसिव फोर्स। अब क्या हुआ कि ये 40 मीटर 40 फीट या 100 फीट लंबा प्लांट है, ट्री है, तो इसमें क्या हुआ कि हर वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल हमारा, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, तो सब वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो चेन बना ली। अब ये चेन कहीं पर भी टूट सकती थी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ना वो काफ़ी जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, इट कैन बी ब्रोकन इजीली। ठीक है, तो इसलिए क्या किया कि हर हमारे वाटर मॉलिक्यूल ने जाइलम के साथ में भी बॉन्ड बना लिया। किसके साथ बॉन्ड बना लिया, जाइलम के साथ भी बॉन्ड बना लिया, और अपने कुछ वेट को जाइलम के साथ भी शेयर कर लिया। तो अब ये अनब्रेकेबल चेन बन गई, जो कि रूट से स्टेम, स्टेम टू ब्रांच, ब्रांच टू लीफ तक आ गई। ठीक है, अब लीफ तक आने के बाद ये तो लंबी सी एक चेन बन गई। अब आप कहेंगे कि अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो तो रुक जाएगी। नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि अब यहाँ पर जो टर्मिनल वाटर मॉलिक्यूल है, जो सबसे ऊपर वाला वाटर मॉलिक्यूल है, वो जैसे ही स्टोमेटा के पास में आएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, उसका ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, और वो एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जब वो रिलीज हो जाएगा तो इस पूरी चेन में एक वाटर मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो नया वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से रूट के अंदर एंटर हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ से इन और यहाँ से आउट की प्रोसेस चलती रहेगी, और ट्रांसपीरेशन और जो एसेंट ऑफ शेप है, वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर बढ़ने की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स, वन इज कोहेजन, सेकेंड इज एडेशन, एंड थर्ड वन इज द ट्रांसपीरेशन पुलिंग। These are the 3 factors responsible for ascent of shape in long trees। ठीक है, सभी ट्रीज में होता है, लेकिन स्पेशली लॉन्ग ट्रीज की वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि वहाँ पर कैसे जाता है, पानी जाता है, क्या वहाँ नीचे तो कोई मोटर तो लगा नहीं है, यहाँ पर कोई पंप तो लगा नहीं है कि उससे कि पानी ऊपर चला जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पंप नहीं है, यहाँ पर कैपिलरी एक्शन का काम होता है। यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ काम करती है, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स और ट्रांसपीरेशन, तीनों के अपने रोल है। इसी के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लगातार रूट से स्टेम, स्टेम टू ब्रांच, ब्रांच टू लीव्स और लीफ स्टोमेटा तक लगातार वो बढ़ते जाते हैं। लीफ स्टोमेटा से टर्मिनल वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपीरेट होगा, और जैसे ही ट्रांसपीरेट होगा तो एक नया वाटर मॉलिक्यूल इंटर कर जाएगा, और लगातार कोहेसिव और एडेसिव फोर्स को फॉलो करते हुए वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और वीडियो में इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, जिस पे हम एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। वीडियो को अच्छे से देखने के बाद में उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।